गुड इवनिंग एवरीवन. राइट, सो कल हमने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक प्रेफरेंसेस. राइट, चैप्टर 2 था माइक्रो इकोनॉमिक्स का और चैप्टर का नाम था प्रेफरेंसेस. राइट, सो हमने ये स्टार्ट किया था चैप्टर. सो इस चैप्टर में हमने किया था कंजम्पशन बंडल. लास्ट क्लास में हमने किया था दैट व्हाट इज कंजम्पशन बंडल. कंजम्पशन बंडल, कंजम्पशन बंडल क्या होता है ये किया था हमने. देन हमने उसके बाद किया था कंज्यूमर प्रेफरेंसेस. कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को डिटेल में किया था. राइट, डिटेल में मतलब कि हमने इसमें 3 प्रेफरेंसेस पढ़ी थी. ठीक है, माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज स्ट्रिक्ट प्रेफरेंसेस. हमने एक स्ट्रिक्ट प्रेफरेंसेस पढ़ा था. सॉरी, STRICT. स्ट्रिक्ट प्रेफरेंसेस पढ़ी थी हमने. देन हमने सेकंड टाइप की पढ़ी थी इनडिफरेंट प्रेफरेंसेस. देन थर्ड टाइप की हमने पढ़ी थी वीक प्रेफरेंसेस. वीक प्रेफरेंसेस, ये 3 टाइप की हमने प्रेफरेंसेस की थी. स्ट्रिक्ट प्रेफरेंसेस का साइन सिंबल कैसा था? U या फिर इनडिफरेंट का था ईयर. और वीक प्रेफरेंसेस का ये साइन से, जो कि हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे और सीखा था कि इनडिफरेंट प्रेफरेंसेस, वीक प्रेफरेंसेस और स्ट्रिक्ट प्रेफरेंसेस होती क्या है. राइट, देन हमने एक और टॉपिक कवर किया था लास्ट क्लास में जो कि था assumptions. assumptions of consumer preferences. कंज्यूमर क्या प्रेफर कर रहा है हम क्या एज्यूम करके चलते हैं. राइट, उसमें हमने 4 चीजें की थी मेन. ठीक है, सबसे पहला था कंप्लीटनेस. राइट, देन हमने सेकंड किया था रिफ्लेक्सिवनेस. देन थर्ड किया था ट्रांजिविटी. थर्ड फोर्थ टाइप की थी हमने मोनोटोनिसिटी. थर्ड टाइप हमने की थी मोनोटोनिसिटी. मोनोटोनिसिटी. राइट, ये 4 हमने एजम्पशंस की थी. राइट, 4 एजम्पशन में से फर्स्ट एजम्पशन थी कंप्लीटनेस. ठीक है, दैट कंज्यूमर बता सके कि वो स्ट्रिक्टली प्रेफर कर रहा है एक बंडल को या इनडिफरेंट है वो 2 बंडल्स में, या फिर वो वीक प्रेफर कर रहा है एक बंडल को और एक बंडल को छोड़ रहा है. रिफ्लेक्सिवनेस में हमने पढ़ा था एनी बंडल इज एज गुड एज इटसेल्फ. राइट, कि अगर मैं तुम्हें 2 सेम बंडल दे दूं तो उसमें तुम स्ट्रिक्टली प्रेफर नहीं कर सकते कोई चीज को. राइट, ये हमने रिफ्लेक्सिव में पढ़ा था. देन ट्रांजिविटी में पढ़ा था अगर मैं बंडल ए को प्रेफर कर रहा हूँ बी से, बी के ऊपर बी को प्रेफर कर रहा हूँ सी से, सो डेफिनेटली जो कंज्यूमर है वो ए बंडल को प्रेफर करेगा ओवर सी. दिस इंप्लाइज ए इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर सी. ये हमारी थर्ड एजम्पशन थी. मोनोटोनिसिटी कहता है हमारी फोर्थ एजम्पशन कि जो कंज्यूमर है वो हमेशा मोर की साइड जाएगा, मोर टू बी कंज्यूम्ड. राइट, कि जहां ज्यादा उसे दिखेगा, ठीक है, वहां पे वो चला जाएगा. मोर टू बी कंज्यूम्ड. मोनोटोनिसिटी ये बताती थी हमें. सो इन एजम्पशंस के बेस पर हम बनाते हैं हमारे अपने इनडिफरेंट कर्व्स. राइट, ये जो प्रेफरेंसेस हमने पढ़ी लास्ट चैप्टर में, सॉरी लास्ट क्लास में,
और एजम्पशंस जो हमने इसकी रिगार्डिंग पढ़ी, ठीक है, हमने थोड़ा सा हिंट तो ले लिया था इंडिफरेंस कर्व्स का कि होते क्या है लास्ट क्लास में, बट इन दिस क्लास हम डिटेल में पढ़ेंगे दैट व्हाट आर इंडिफरेंस कर्व्स। सो आज की क्लास शुरू करते हैं इंडिफरेंट कर्व्स से, राइट। चलो, सो इंडिफरेंट कर्व्स टॉपिक है मेरा। Indifferent curve. That what are indifferent curves? So indifference curve क्या होते हैं, या indifferent होता है या फिर indifference होता है? वैसे तो indifference होता है वैसे, ठीक है, करेक्ट ही है स्पेलिंग। indifference, indifferent बोलो या difference बोलो, सेम चीज है। सो इनडिफरेंट कर्व्स क्या होते हैं? देखो, अगर मैं कोई भी कर्व लूं, ठीक है, सबसे मैं तुम्हें डायग्रामेटिकली समझाता हूं, देन लिखने पे आते हैं। कोई भी मैं ऐसा कर्व बना दूं, ठीक है, और बोलूं कि उस कर्व पे जितने भी तुम पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट उठा लो, उस हर एक पॉइंट से मुझे मेरी यूटिलिटी सेम मिलेगी। आपको उस हर एक पॉइंट पे यूटिलिटी सेम मिलेगी। आप पॉइंट ए उठा लो, आप पॉइंट बी उठा लो, सी उठा लो, डी उठा लो, कोई भी पॉइंट उठा लो, इवन ई उठा लो, मेरी यूटिलिटी अनचेंज्ड रहेगी। पॉइंट ए पे भी अगर मुझे सपोज मुझे 4 यूटिलिटी मिल रही है, पॉइंट बी पे भी मुझे 4 मिलेगी, सी पर भी, डी पर भी और ई पर भी, हर जगह मुझे यूटिलिटी 4 मिलेगी। अगर ऐसा कर्व बन जाता है, सो उस कर्व को मैं क्या नाम देता हूं? इंडिफरेंट कर्व। ऐसा कर्व जहां पे हर एक पॉइंट की यूटिलिटी सेम हो, ठीक है, और वो कोई भी शेप में हो सकता है, इन एनी शेप। जरूरी नहीं मैं ऐसा बना रहा हूं डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा, नो, ठीक है, वो अपवर्ड स्लोपिंग हो सकते हैं, वो ऐसे भी हो सकता है। मेरा मेन फोकस रहेगा यूटिलिटी पे, कि ऐसा कोई भी कर्व बन जाए जिसकी यूटिलिटी सेम हो, वो सर्कल भी हो सकता है, पर मुझे ये चाहिए वो सर्कल के जितने भी पॉइंट्स है, ठीक है, कोई भी पॉइंट पे मुझे यूटिलिटी सेम मिले। चाहे मैं पॉइंट ए उठा लूं सर्कल पे, चाहे मैं पॉइंट बी उठा लूं, चाहे मैं पॉइंट सी, चाहे मैं पॉइंट डी को उठा लूं, मेरी यूटिलिटी अनचेंज्ड रहे, राइट। जितना मुझे ए को कंज्यूम करके सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उतना ही मुझे बंडल सी को कंज्यूम करके सेटिस्फेक्शन मिले। तो ये होते मेरे इनडिफरेंट कर्व्स, ठीक है। मतलब अब लिख के बताता हूं आपको मैं। द इनडिफरेंट कर्व आर कर्व वेयर वी प्लॉट ऑल द कंजम्पशन बंडल, ठीक है। क्या कहते? आर द कर्व वेयर वी प्लॉट all the consumption bundle, all the consumption bundle all the consumption bundle which give us an same utility, which give us an same utility। मतलब मैं अपने यूटिलिटी सेम यूटिलिटी पे फोकस करूं यहाँ पे, ठीक है। मतलब मैं ऐसा अगर कोई कर्व बना दूं कि उस कर्व पे हर एक पॉइंट मुझे सेम यूटिलिटी दे रहा है, हर एक पॉइंट मुझे सेम यूटिलिटी दे रहा है, सो ऐसे कर्व को मैं इनडिफरेंस कर्व बोलूंगा। वो कोई भी शेप में हो सकता है, indifferent curve are in any shape।
वो कोई भी शेप में हो सकता है, अपवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है, सेमी सर्कल भी हो सकता है, ठीक है, फुल सर्कल भी हो सकता है, कोई भी शेप हो सकती है उसमें, एनी शेप। सो ये तो आ गया आपको समझ, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। नाउ अब फोकस करते हैं यहाँ पे सेम यूटिलिटी पे। मैंने कहा क्या बोला यहाँ पे, सेम यूटिलिटी, कि मुझे इंडिफरेंस कर्व पे सेम यूटिलिटी मिल रही है। लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल, ठीक है, मेरे पास बंडल ए है और बंडल बी है। बंडल ए में मेरे पास x1 गुड्स है और x2 गुड्स है, बंडल बी में मेरे पास x1 डैश और x2 डैश गुड्स है। x1 गुड्स मेरा कंजम्पशन ऑफ चॉकलेट, कंजम्पशन ऑफ चॉकलेट ले लो, और x2 गुड्स को मैं लेता हूं कंजम्पशन ऑफ बर्गर। लेट्स सपोज मेरे पास जो बंडल बी है, सॉरी बंडल ए है, वो 4 ऑफ चॉकलेट्स है, कंजम्पशन ऑफ 4 चॉकलेट एंड 5 बर्गर्स। और जो बंडल बी है वो मेरे पास 7 चॉकलेट्स है और 2 क्या है मेरे पास बर्गर्स है, राइट। नाउ अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूं, किसी इक्वेशन को अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करता हूं, लेट्स सपोज ये मेरी इक्वेशन इंडिफरेंस कर्व बने, ठीक है। सपोज मेरे पास 4 और 5 है ना, 0 1 2 3 4 राइट। अब 4,5 एक कर्व मैं बना के दिखाता हूँ ना, 4,5, 4 ये है और 5 यहाँ जैसे बढ़ रही है, ये आ गया ये वाला पॉइंट। तो ये क्या है मेरा 4,5, राइट। 7,2, 7,2 ये वाला 7, अगर मैं अब इस में से एक इंडिफरेंस कर्व को पास करूं तो कुछ ऐसा जाएगा। सो अब ध्यान से देखो, जो ये मैंने इंडिफरेंस कर्व बनाया, मैंने बोला यूटिलिटी फ्रॉम ये 4 यहाँ पे आना था ना, x एक्सिस और 5, अरे मैंने गलत प्लॉट कर दिया, सॉरी उल्टा प्लॉट कर दिया मैंने, ग्राफ उल्टा बना दिया मैंने। 4,5, 4 ये है, 5 यहाँ पे आएगा, एक्सिस 4 ये आएगा 4,5 और 7,2, 7,2 ये आएगा। अब देखो मैंने ग्राफ प्लॉट किया ऐसे, इंडिफरेंट कर्व प्लॉट किया ऐसे, सब ध्यान से देखो, ये मेरा 5, ये मेरा 4,5, एक्स एक्सिस पहले आता है ना, 7,2, 7, मतलब अब देखो जो ये कर्व पे तो ये 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, बंडल ए और बंडल बी, कंजम्पशन बंडल है ये मेरी, ठीक है। अब देखो बंडल ए से मुझे यूटिलिटी सेम मिल रही है। लेट्स सपोज माय यूटिलिटी फंक्शन इज x प्लस वाई, मेरा यूटिलिटी फंक्शन क्या है, x प्लस वाई। सो देखो 4 प्लस 5, 6 7 8 9 9। सो अगर मैं बंडल ए को उठाऊं और 4 प्लस 5 करूं तब भी मेरे पास 9 आ रहा है, बंडल बी को उठाऊं तब 7 प्लस 2 करूं तब भी मेरे पास 9 आ रहा है। माई यूटिलिटी इज सेम, जो मेरी टोटल यूटिलिटी है वो सेम आ रही है 9, ठीक है। बट अगर मैं एक एक गुड को उठाऊं, ठीक है, सो मेरी यूटिलिटी अलग आ रही है। देखो मतलब मैं 4 पिज्जाज, सॉरी 4 चॉकलेट्स को कंज्यूम करने, अगर मैं 4 चॉकलेट्स कंज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, सो मुझे बंडल बी में 7 चॉकलेट्स मिल रही है,
डेफिनेटली प्रेफर बंडल बी, बट ऑन द सेम हैंड मुझे सेक्रीफाइस इससे करना पड़ रहा है 3 बर्गर्स का। बंडल बी पे आने के लिए मुझे 3 चॉकलेट्स का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। चॉकलेट्स यहाँ है ना, और यहाँ पे क्या है, बर्गर। मुझे बंडल बी पर आने के लिए 3 बर्गर्स का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है 3 चॉकलेट्स को कंज्यूम करने के लिए। और अगर मैं बंडल बी ए पर शिफ्ट होता हूँ, सो बंडल ए पर मुझे ऐसे शिफ्ट होना पड़ेगा कि मुझे चॉकलेट्स को कम करना पड़ेगा कंजम्पशन को। ऑन द सेम हैंड मेरी किसकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, बर्गर की, तो मैं बंडल ए पर आ जाऊंगा। बट अल्टीमेटली यूटिलिटी तो मुझे दोनों से सेम मिल रही है ना। आप ऐसे समझो, ये एक लाइन है जो कि टोटल 9 सेंटीमीटर की है, मतलब सेंटीमीटर में वैसे ले रहा हूं, आप कुछ भी ले सकते हो। 9 सेंटीमीटर की है। सपोज मैंने यहां से इतना पोर्शन खा लिया इस लाइन का, ये मेरी 3 सेंटीमीटर मैंने ले लिया। यहाँ पे बची कितनी मेरी, 9 में से 3 गए, 6 ना, 6 सेंटीमीटर, ये मेरी 6 सेंटीमीटर रह गई लाइन। बट अगर मैंने यहां से ये लाइन कंज्यूम कर लिया, इतना पोर्शन मैंने कंज्यूम कर लिया, या फिर इतना मैंने पोर्शन खा लिया, सो मैंने उतना पोर्शन आगे बढ़ाया भी है 3 सेंटीमीटर। अगर मैं एक को काट रहा हूं तो दूसरे की कंजम्पशन 3 से बढ़ा भी तो रहा हूं। सो अल्टीमेटली अगर मैं यहां से लेकर यहां तक देखूं तब भी मेरे पास 9 सेंटीमीटर ही रह रही है ये लाइन। 9 सेंटीमीटर रह रही है लाइन, मतलब 9 यूटिल्स, अगर तुम यूटिलिटी की फॉर्म में बोल लो, ठीक है। सो अगर मैं यहां से काट दूं तो इतना मेरा 3 सेंटीमीटर से बड़ा भी तो है। मतलब अगर मैं एक यूटिलिटी को इंक्रीज कर रहा हूं और एक यूटिलिटी को उतने ही अमाउंट से डिक्रीज कर रहा हूं, सो मेरी यूटिलिटी तो कांस्टेंट रहेगी। तो ये कंसेप्ट है यूटिलिटी कांस्टेंट का। ये जो साइन है ये यूटिलिटी कांस्टेंट का साइन है, राइट। सो इन डिफरेंट कर्व में हमेशा यूटिलिटी सेम रहती है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है यहाँ पे, ठीक है, यूटिलिटी कांस्टेंट में ही। यूटिलिटी कांस्टेंट अगर समझ आ गया तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है गुड गुड्स एंड बैड गुड्स। नाउ व्हाट आर गुड गुड्स एंड बैड गुड्स, सॉरी ऐसे आना है। अब ये गुड गुड्स और बैड गुड्स क्या होते हैं ये देखते हैं ना। देखो, नाउ व्हाट आर गुड गुड्स। गुड गुड्स वो होती हैं जब कंज्यूमर उसे कंज्यूम करे, ठीक है, व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम, ठीक है, हिज और हर यूटिलिटी इंक्रीज्ड बाय सम यूनिट। गुड गुड्स वो होती है जब एक कंज्यूमर कुछ चीजें कंज्यूम करे, कोई ऐसी गुड्स को कंज्यूम करे जिससे उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो, जिससे उसकी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो, राइट। ऑन द सेम है बैड गुड्स। बैड गुड्स आर दोज गुड्स व्हेन एन कंज्यूमर कंज्यूम his or her utility डिक्रीज्ड। मतलब अगर वो बैड गुड की कंजम्पशन को बढ़ाता है तो उसकी यूटिलिटी डिक्रीज, डाउन आती है, राइट। उसकी यूटिलिटी डाउन आती है जब वो कंजम्पशन बढ़ाता है बैड गुड्स की, और जब वो गुड गुड्स की कंजम्पशन को बढ़ाएगा तब उसकी
यूटिलिटी भी इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सबसे गुड गुड्स का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड गुड्स में तो सभी गुड्स आ गई, राइट। सपोज एक्सरसाइज कर रहा है कंज्यूमर, सो जितनी ज्यादा वो एक्सरसाइज करेगा, ठीक है, उतनी उसको हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, उतनी उसकी यूटिलिटी इंक्रीज होगी। अगर मैं यूटिलिटी को यहाँ पे हेल्थ बोल दूं, तो उतनी उसकी हेल्थ इंक्रीज होगी जितनी वो एक्सरसाइज करेगा। और लेट्स सपोज पिज्जा, राइट, जितने वो पिज्जा खाएगा उतनी उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उतना उसको अच्छा लगेगा खाना। तो ये क्या है, गुड गुड्स। फास्ट फूड तो हर कोई खाना चाहता है, एक्सरसाइज तो हर कोई करना चाहता है। अब बैड गुड्स, बैड गुड्स की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड-19। अब अगर किसी को कोविड-19 हो जाए, किसी कंज्यूमर को, और उसको बढ़ी जा रहा है वो कोविड-19, बढ़ी जा रहा है मतलब डे बाय डे उसका इंक्रीज हो रहा है कोविड-19, कोई चाहेगा कि वो इंक्रीज हो? उसकी सेटिस्फेक्शन तो गिरेगी ना। वो तो यही चाहेगा कि कम हो कोविड-19 मुझे, ठीक है। वो सेटिस्फाई थोड़ी रहेगा कि हाँ मुझे कोविड-19 ज्यादा हो रहा है और आई एम हैप्पी विद दैट। नो, ठीक है, वो चाहेगा कि कोविड-19 कम आए मेरे पास। अगर ज्यादा आ रहा है तो उसकी सेटिस्फेक्शन गिरेगी, राइट। फीवर का एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। अगर एक कंज्यूमर को फीवर हो गया, ठीक है, वो भी तो एक गुड ही है, ठीक है। फीवर, पोल्यूशन, ठीक है, पोल्यूशन। अब कोई चाहेगा कि मैं ज्यादा पोल्यूटेड एरिया में रहूं अनटिल अनलेस कि उसको वहां पे कोई काम हो या फिर इंपॉर्टेंट काम करना हो उसमें, ठीक है। अगर उसकी जॉब वहां पे है, ठीक है, तो उसको जाना ही पड़ेगा, वो मजबूरी है। अगर वैसे कोई बोल दे कि पोल्यूटेड एरिया में रहना है, तो कौन ही मानेगा। और अगर उसको रहना भी पड़ रहा है, मतलब अगर जितना पोल्यूशन इंक्रीज होगा उतना उसका रहना मुश्किल हो जाएगा, उतनी उसकी सेटिस्फेक्शन डिक्रीज जाएगी। सो बैड गुड्स वो होती है जो कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करना चाहता है, और अगर वो करे कंज्यूम तो उसकी जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो गिरती है, यूटिलिटी गिरती है। सो ये था कंसेप्ट ऑफ गुड गुड्स एंड बैड गुड्स, ठीक है। राइट, ये था हमारा गुड गुड का कंसेप्ट। नाउ ये बहुत आगे ये आगे जाकर काम आएगा, ये वाला कंसेप्ट। अभी तो नहीं आएगा, अभी तो मैंने बस करवा दिया, बट फर्दर जाकर ये काम आएगा। सो अब आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अभी हमने इंडिफरेंस कर्व किया, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी होती है कुछ। प्रॉपर्टीज ऑफ IC, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व की क्या प्रॉपर्टीज होगी, देखो। IC मतलब इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, इग्नोर दैट, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है। प्रॉपर्टीज ऑफ IC, सबसे पहली प्रॉपर्टी है, सबसे पहले 3 प्रॉपर्टीज है मेन, ठीक है, वो 3 ही करनी है हमने, बाकी तो बहुत है, वो तो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्रांजिविटी, ट्रांजिविटी, ठीक है, जो कि मैं करवा चुका हूं आपको ट्रांजिविटी। वैसे वेट, ट्रांजिविटी भी है ना, ट्रांजिविटी इसकी प्रॉपर्टी है। ट्रांजिविटी क्या बोल रहा था, अगर A को मैं प्रेफर कर रहा हूं B के ऊपर और B इज प्रेफर्ड ओवर C, देन डेफिनेटली C is preferred over, sorry, A is preferred over C. तो ये इसकी प्रॉपर्टी है IC की, इंडिफरेंस कर्व की। B इसकी प्रॉपर्टी है मोनोटोनिसिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी मोनोटोनिसिटी है, मोर इज प्रेफर्ड,
मोनोटोनिसिटी क्या बोलता था हमें? दैट मोर इज प्रेफर्ड। ठीक है, कि हमेशा कंज्यूमर ज्यादा क्वांटिटी या फिर ज्यादा चीजों को प्रेफर करेगा, कम चीजों को वो क्यों ही प्रेफर करेगा? अनटिल अनलेस वो बैड गुड्स हो। मोनोटोनिसिटी बैड गुड्स के केस में नहीं चलती। ठीक है, ट्रांजिटिविटी चल भी जाती है कभी कभी बट ठीक है, बट मोनोटोनिसिटी बैड गुड्स के केसेस में नहीं चलती। हम यहाँ पे गुड गुड्स का एग्जांपल लेते हैं वैसे। सो देखो, इतना पता लग गया। मोनोटोनिसिटी क्या होता है? मोर इज प्रेफर। देन इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी जो इन दोनों को स्टडी करने के बाद ही बनी है, दैट टू आइसीज, कोई भी दो आईसी नेवर इंटरसेक्ट। ईच अदर, कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। पैरेलल हो सकते हैं, वो पैरेलल ही होंगे वैसे तो, ठीक है, बट वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। या तो वो ऐसे हो सकते हैं या तो वो ऐसे भी हो सकते हैं, या अगर ऐसे भी नहीं हुए तो सर्कल की फॉर्म में भी हुए कोई दो आईसी, तो वो सर्कल की फॉर्म में भी ऐसे होंगे कि वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे खुद में। अगर ये वाला केस नहीं बनेगा तुम्हारे पास, नो, नॉट एट ऑल। दो आईसीज कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे खुद से। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। प्रॉपर्टी कहती है ये तीन प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज है हमारी आईसीज की, ट्रांजिटिविटी, मोनोटोनिसिटी एंड टू आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट। नाउ देखते हैं ट्रांजिटिविटी क्या कहता है? बी इज प्रेफर्ड ओवर ए, ठीक है, ए इज प्रेफर्ड ओवर बी, बी इज प्रेफर्ड ओवर सी, देन डेफिनेटली ए इज प्रेफर्ड ओवर सी। और मोनोटोनिसिटी इसका उल्टा कहती है कि मोर इज प्रेफर्ड, और दोनों में ज्यादा ही प्रेफर कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए को प्रेफर कर रहा हूँ, बी को छोड़ रहा हूँ, मतलब ए में ज्यादा गुड्स होंगी ना, और यहाँ पे बी को चूज कर रहा हूँ, सी को छोड़ रहा हूँ, मतलब सी में कम गुड्स है, राइट, सी में कम गुड्स है। सो डेफिनेटली अगर सी में बी से भी कम गुड्स है तो वो डेफिनेटली ए से भी कम गुड्स होंगी ना, राइट। सो ए को मैं प्रेफर कर रहा हूँ ओवर सी। ट्रांजिटिविटी ये कहती है। मोनोटोनिसिटी भी क्या कहती है? मोर इज प्रेफर्ड, जो कि सही है। मोनोटोनिसिटी भी क्या कहती है? मोर इज प्रेफर्ड। सो देखते हैं अब मैंने बोला टू आइसीज नेवर इंटरसेक्ट। देखो अब लेट अस सपोज कि जो दो आईसीज है, ठीक है, एज्यूम करते हैं हम, let us assume, यहाँ पे लिखता हूँ, let us assume two ICs intersect each other, right? Get intersect. ठीक है, मैंने बोला कि चलो सपोज करने में क्या जाता है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि दो आईसीज एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर ही गए। सपोज करने में क्या जाता है हमारा, लेट अस सपोज माय टू आईसीज इंटरसेक्ट ईच अदर। एजम्पशन है ये हमारी, एज्यूम कर लिया। सो ले लेते हैं पॉइंट, ये बी पॉइंट लेता हूं मैं, ये सी और ये ए, राइट।
ऐसे बनेंगे ना कुछ पॉइंट्स, ऐसे बनेंगे पॉइंट्स। सपोज कर लिया हमने कि ये दो आईसी इंटरसेक्ट कर गए। नाउ देखो, अगर दो आईसी इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टीज की जो पढ़ी, जो कि थी प्रॉपर्टी भी थी और प्रेफरेंसेस के केस में भी हमने वो पढ़ा था, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी कहता है कि अगर एक आईसी, एक प्रॉपर्टीज की ये भी है, वो तो इसकी डेफिनेशन से निकल के आती है, ठीक है, दैट ऑल पॉइंट्स ऑन आईसी गिव सेम यूटिलिटी। ठीक है, हर एक पॉइंट जो कि आईसी पे आ रहा है वो सेम यूटिलिटी दे रहा है हमें, राइट। ये भी तो एक इसकी वो है, प्रॉपर्टी थी जो कि डेफिनेशन में हमने पढ़ी थी इसकी। सो देखो, अगर हर एक पॉइंट सेम यूटिलिटी दे रहा है हमें, तो मैं ये लिख सकता हूं दैट यूटिलिटी फ्रॉम बी इज इक्वल टू यूटिलिटी फ्रॉम ए। लिख सकता हूं ना मैं, क्योंकि जितने पॉइंट्स आईसी पे आते हैं वो सेम यूटिलिटी देते हैं जो एक आईसी पे आते हैं। सो आईसी 1 पे मेरे पास पॉइंट बी आ रहा है और पॉइंट ए आ रहा है, सो मैं ये तो लिख सकता हूँ ना, यूटिलिटी फ्रॉम बी इज इक्वल टू यूटिलिटी फ्रॉम ए। देन अब IC2 देखते हैं, IC2 पे कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, C एंड A। सो मैं ये लिख सकता हूँ यूटिलिटी फ्रॉम C इज इक्वल टू यूटिलिटी फ्रॉम A। सो फ्रॉम ट्रांजिटिविटी, अब मैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं इनडिफरेंट कर्व की, जो कि है ट्रांजिटिविटी की। अब ट्रांजिटिविटी क्या कहता है, ट्रांजिटिविटी कहता है अगर A इक्वल टू B है, B इक्वल टू C है, सो डेफिनेटली C इक्वल टू A भी होगा, यही बोलता है ना ट्रांजिटिविटी। डेफिनेटली ये तीनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो लिख लेते हैं ट्रांजिटिविटी के अकॉर्डिंग, यूटिलिटी फ्रॉम B इज इक्वल टू यूटिलिटी फ्रॉम A इज इक्वल टू यूटिलिटी फ्रॉम C। ये मैंने ट्रांजिटिविटी से लिखा। ट्रांजिटिविटी मुझे यही बोलता है ना कि यूटिलिटी, अगर दो चीजें खुद में सेम है, B इक्वल टू A है, सो यूटिलिटी फ्रॉम C इक्वल टू A हुआ, सो B और C भी तो सेम हुए खुद में, B इक्वल टू C हुआ, A को मैंने एक से लिख दिया ट्रांजिटिविटी के रूल से, ठीक है। ट्रांजिटिविटी मुझे ये बोलती है। अब ठीक है, अब देखो, अब अगर ध्यान से देखें तो मोनोटोनिसिटी क्या बोलता है इन डायग्राम, बट इन डायग्राम अब आप ऐसे लिखेंगे, अगर आपको एग्जाम में आए क्वेश्चन, प्रूव दैट टू आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सो हमने ऐसे परफॉर्म करना है उस क्वेश्चन को, राइट, ऐसे अटेम्प्ट करना है। देखो फिर लिखना है बट इन डायग्राम वी कैन क्लियरली सी, बट इन डायग्राम जो मैंने बनाई है ये डायग्राम, वी कैन क्लियरली सी, मैं क्या देख पा रहा हूं, मैं डायग्राम में ये देख पा रहा हूं दैट यूटिलिटी फ्रॉम बी, ठीक है, इन बंडल बी एंड सी। देखो अब मैं बंडल बी एंड सी में देखूं, सो मुझे तो ये दिख रहा है ना बंडल बी में कि बंडल बी यूटिलिटी फ्रॉम बंडल बी is less than from utility from bundle C। C बंडल से मुझे कम यूटिलिटी मिल रही है, C मुझे ज्यादा दे रहा है यूटिलिटी इतनी, और B मुझे यहाँ पे मिल रही है, राइट, मुझे क्लियरली दिख रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है अगर यूटिलिटी फ्रॉम B इज मोर देन यूटिलिटी फ्रॉम C है, सो फ्रॉम मोनोटोनिसिटी, ठीक है, जो मैंने पढ़ा है, सो यूटिलिटी फ्रॉम B
या फिर बंडल बी, सॉरी यूटिलिटी नहीं आएगा, बंडल आएगा यहाँ पे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे दैट बंडल बी, सॉरी बंडल सी इज प्रेफर्ड ओवर बंडल बी। बंडल सी को मैं प्रेफर करूंगा, मोर इज प्रेफर्ड, जो कि मोनोटोनिसिटी से आया है। बंडल बी इज प्रेफर्ड ओवर बंडल सी, बट अभी मैं ट्रांजिटिविटी से प्रूव करके हटा, क्या अभी मैं ट्रांजिटिविटी से क्या प्रूव करके हटा कि जो मेरी यूटिलिटी है, यूटिलिटी फ्रॉम बंडल ए बी सी वो सेम है। ट्रांजिटिविटी तो मेरी ये बोल रही है, मोनोटोनिसिटी के अकॉर्डिंग तो जी मोर इज प्रेफर्ड, और डायग्राम में मुझे दिख रहा है कि ये मुझे ज्यादा यूटिलिटी दे रहे हैं। ठीक है, ये मुझे बंडल बी मुझे कम यूटिलिटी दे रहा है, यूटिलिटी फ्रॉम सी। सो एक ही टाइम पे ये दोनों चीजें तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे कौन सी सिचुएशन बन गई, कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन बन गई। कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन बन गई यहाँ पे। अब जब कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन बन जाए, सो इसका मतलब होता है कि दैट अवर एजम्पशन, जो मैंने एजम्पशन ली थी ये वाली, ये वाली जो एजम्पशन ली थी ये मेरी गलत थी। ठीक है, दैट फ्रॉम बिगनिंग जो मैंने एजम्पशन ली थी वो मेरी रॉन्ग थी। सो अब जब इंटरसेक्शन हो जाता है तब मेरे पास एक कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाती है, राइट। कॉन्ट्राडिक्टरी किसके रिगार्डिंग, ट्रांजिटिविटी और मोनोटोनिसिटी के रिगार्डिंग, क्योंकि ट्रांजिटिविटी कुछ और बोल रही है, मोनोटोनिसिटी कुछ और बोल रही है, राइट। सो इसीलिए दैट्स व्हाई माय टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी भी नहीं काटते एक दूसरे को। ठीक है, अब काटते नहीं है तो मतलब वो पैरेलल होंगे जैसे, राइट। सो ये मेरी कुछ चंद प्रॉपर्टीज थी इंडिफरेंस कर्व की। और एक यहाँ पे मैंने एक जो क्वेश्चन था वो पढ़ाया। अब एक कंसेप्ट आता है, नेक्स्ट कंसेप्ट जो होता है हमारा वो आएगा कि व्हाट आर वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस। वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस क्या होती है? What is well-defined preferences? Well-defined preferences कुछ नहीं होती है, ठीक है। Well-defined preferences वो होती है all the preferences which या फिर all the preferences which satisfy all these properties. वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस वो होती है जो ये नीचे में जो प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, वही ट्रांजिटिविटी, reflexiveness and completeness, monotonicity and convexity। ये
5 की 5, 1 2 3 4 5, हाँ, ये 5 की 5 प्रॉपर्टीज जो भी प्रेफरेंसेस क्लियर कर जाएगी, ठीक है, उससे मैं बोलूंगा वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस। उनको मैं वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस। अब वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस को मिलाकर, ठीक है, जो मेरा इंडिफरेंस कर्व बनेगा, या फिर वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस को मिलाकर जो भी मेरा इंडिफरेंस कर्व बनेगा, हमेशा वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस का इंडिफरेंस कर्व हमेशा ऐसे बनेगा, ऑलवेज। क्योंकि वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस में एक बात होती है, वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS, जो कि एक अलग टॉपिक है, वो भी हम कवर करेंगे आने वाली क्लासेस में। बट जो वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस का इंडिफरेंस कर्व बनेगा जब, ठीक है, उससे मैं बोलूंगा वेल डिफाइंड इंडिफरेंस कर्व, राइट, सॉरी, डिफाइंड प्रेफरेंसेस से जो डिफाइंड प्रेफरेंसेस से मिला के जो भी मेरा इंडिफरेंस कर्व बनेगा, उसे मैं डिफाइंड इंडिफरेंस कर्व बोल दूंगा, या फिर वेल डिफाइंड इंडिफरेंस कर्व, वेल डिफाइंड। मोस्ट ऑफ द केस ऐसा बनता है ड्यू टू MRS, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो नाउ, और इसी को मैं नाम देता हूं that this is Cobb-Douglas function, Cobb-Douglas function, ठीक है। ऐसी प्रेफरेंसेस जो इन सभी को वो कर जाए, सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर जाए, ठीक है, उसको मिला के अगर मैं ग्राफ में पुट करूं तो इंडिफरेंस कर्व बनेगा, राइट। और अगर उसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो उस इक्वेशन को मैं कॉब-डॉगलेस फंक्शन बोलता हूं, रिलेशन एंड फंक्शन की फॉर्म में लिखूं, राइट, उसे मैं कॉब-डॉगलेस फंक्शन बोलता हूं। अब कॉब-डॉगलेस फंक्शन कैसा दिखता है वो देखते हैं। My Cobb-Douglas function looks like this: utility from x1, x2 is equal to x1 alpha, x2 beta, x1 raised to power alpha multiplied by x2 raised to power beta। यहाँ पे जो अल्फा एंड बीटा है can be anything, कुछ भी हो सकते हैं, और इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, कि हमेशा ये 1 होंगे। दिस इज नॉट नेसेसरी। अल्फा एंड बीटा कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी, राइट, वो कुछ भी हो सकते हैं। नाउ एक बार इसको ध्यान से देखो और इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो वेल डिफाइंड आईसीज, ठीक है, और ये वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस क्या होते हैं इसको ध्यान से देखो। फिर इन दोनों को मिला के जो कॉब-डॉगलेस फंक्शन बनाया मैंने उसको देखो, इसको इंपॉर्टेंट है। ये सारे पेज को एक बार एनालाइज कर लो, फिर आगे चलते हैं। राइट नाउ, अगर इतना समझ आ गया कॉब-डॉगलेस फंक्शन क्या होता है, राइट, ये कॉब-डॉगलेस फंक्शन फर्दर टॉपिक्स में हमें काम आएगा, ठीक है। सो अभी हम बेस प्रिपेयर कर रहे हैं, सो बेसिक्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ, राइट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, राइट।
अब इंडिफरेंस कर्व्स मैंने पढ़ लिया सिंपल की होते क्या है, कैसे इससे डील करते हैं, परफेक्ट इंडिफरेंस कर्व कौन से होते हैं, सॉरी वेल डिफाइंड इंडिफरेंस कर्व कौन से होते हैं, इतने जैसे इंडिफरेंस कर्व भी पढ़ रहे हैं वैसे, ठीक है। वाई टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट्स, राइट, ये पढ़ा हमने, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी इंडिफरेंस कर्व की। अब हम देखेंगे कि अलग अलग गुड्स के केस में हमारा इंडिफरेंस कर्व कैसा दिखता है, राइट। अब तुमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स तो पढ़ी रखी है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास गुड गुड बैड गुड, वो तो तुम्हें करवा ही दिया मैंने टॉपिक। न्यूट्रल गुड्स आती हैं, राइट, ऐसी काफी गुड्स आती हैं। सो उन गुड्स के केस में हमारा इंडिफरेंट कर्व कैसा बनता है, आज हम वो करेंगे, राइट। सो आज हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट खत्म कर लेंगे, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो गया यहाँ पे, सो ट्राई करेंगे न्यूट्रल गुड्स भी कर लें। सो स्टार्ट करते हैं अपना परफेक्ट सब्स्टिट्यूट से। सो मेरा टॉपिक है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, perfect substitutes. So what are perfect substitutes? अब perfect substitutes क्या होते हैं, अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बोलूँ, अगर आपको एग्जांपल्स लेके समझाऊं, ठीक है। सो क्या एग्जांपल बनेगी यहाँ पे, वही सेम एग्जांपल्स बनती है, ठीक है। टी एंड कॉफी, अगर मुझे टी अवेलेबल ना हो कंज्यूमर के पास, तो वो कॉफी प्रेफर कर लेगा। कॉफी सब्स्टिट्यूट टी, ये कॉफी कर सकती है टी को सब्स्टिट्यूट, यूटिलिटी मुझे सेम मिलती है कॉफी से भी और टी से भी। पेप्सी एंड कोक, राइट, पेप्सी एंड कोका कोला, दोनों से मुझे यूटिलिटी सेम मिल रही है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट जो कि एक गुड के बदले मुझे अगर एक गुड नहीं मिल रही है तो मैं दूसरी गुड पे आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, एक गुड की जगह मैं दूसरी गुड्स को यूज कर सकता हूँ, दैट गुड्स आर नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइट, ठीक है। वो होते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर एट कांस्टेंट रेट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, वो तो होगी सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो मैंने अभी तुम्हें करवाया वो थी सब्स्टिट्यूट गुड्स, वो थी सब्स्टिट्यूट गुड्स, टी, कॉफी, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट गुड्स तो क्या हो सकती है, अब मैंने आपको एक और एग्जांपल दी, टी एंड कॉफी, और कौन सी दी मैंने अभी आपको एग्जांपल, हाँ, पेप्सी एंड कोका कोला, पेप्सी एंड कोक एग्जांपल दी मैंने आपको, ठीक है। सो ऐसी काफी सब्स्टिट्यूट गुड्स बन जाती हैं। ये होते हैं सब्स्टिट्यूट कि एक की जगह पे मैं दूसरी गुड्स को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होता है, जब कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट, वही व्हेन कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट, ध्यान से देखना, टू ये एसयूबी मैंने सब्स्टिट्यूट की शॉर्ट फॉर्म लिखी, सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर एट अ कांस्टेंट रेट, for another at a constant rate, now focus on constant rate, ये constant rate पे फोकस करना, राइट। क्या बोला मैंने कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वो होते हैं, ठीक है, जब कंज्यूमर विलिंग टू सब्स्टिट्यूट, ठीक है, वो मान जाता है कि मैं सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, मैं टी की जगह कॉफी कंज्यूम कर लूंगा,
है, बट एक कांस्टेंट रेट पे। अब ये कांस्टेंट रेट क्या है? कांस्टेंट रेट कुछ भी हो सकता है, 2:1 भी हो सकता है, 1:2 भी हो सकता है, 8:4 भी हो सकता है, 5:6 भी हो सकता है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है ये कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट से मेरा मतलब है यहाँ पे, अब ध्यान से देखो, कांस्टेंट रेट से मेरा मतलब है, फॉर एग्जांपल ये 1:2 वाली एग्जांपल उठाते हैं, ये वाली ना, 1:2 बोला मैंने। इसका मतलब हुआ कि अगर वैसे तो मुझे 1 कप ऑफ टी मिल जाए तो वेल एंड गुड, वो मुझे देती है, वो मुझे 5 टाइम्स यूटिलिटी देती है, 5 यूटिल्स की यूटिलिटी देती है। बट ऑन द सेम हैंड अगर मेरे पास कप ऑफ टी अवेलेबल ना हो, सो आई कैन सब्स्टिट्यूट विथ कॉफीज। मैं कॉफी के साथ सब्स्टिट्यूट करने के लिए तैयार हूं, बट मुझे 2 कप कॉफी चाहिए टू अचीव माई यूटिलिटी अप टू 5। ठीक है, मुझे 2 कप कॉफी चाहिए अगर मेरे पास टी नहीं है। ठीक है, मुझे यूटिलिटी कांस्टेंट रखने के लिए, दैट आर नॉन एज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। डेफिनेशन से याद रखो, ये डेफिनेशन, दैट व्हाट आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ये इसकी डेफिनेशन। कांस्टेंट रेट ये दिमाग में मत रखना कि 1:1 होगा कांस्टेंट रेट, नो, वो कांस्टेंट रेट कुछ भी हो सकता है, 1:2, ठीक है, 8:4, 9:1, कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। कांस्टेंट रेट, फोकस ऑन दिस पार्ट, कांस्टेंट रेट, राइट। नाउ अगर इतना समझ आ गया, ठीक है, तो अब देखते हैं ग्राफ ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इसका ग्राफ कैसा बनेगा देखो, इसका ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। जब भी हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की बात करेंगे तब इसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, ऐसा इसका ग्राफ बनेगा हमेशा। कैसे बनेगा अब वो देखते हैं अभी, ठीक है। देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसे बनेगा, अब ध्यान से देखना ये वाला ग्राफ। इसके बाद तुम्हें एक और कंसेप्ट पढ़ाना है। इसके बाद देखो, मैं बंडल ए ले रहा हूं, बंडल बी ले रहा हूं, राइट। बंडल ए में मैं ले रहा हूं टी, अकेली टी, x1 गुड, और x2 गुड ले रहा हूं कॉफी, राइट। सपोज 1 कप ऑफ टी और 2 कप ऑफ कॉफी, 1:2, ठीक है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको 2 पे लेकर आता हूं, 2 कप ऑफ टी, मुझे यूटिलिटी तो वो कितने के दे रहे हैं, सपोज मेरे पास एक बंडल है, ऐसे सपोज करो, सॉरी मैंने गलती ली यहाँ पे, ऐसे सपोज करो मेरे पास एक x1 ए बंडल है जिसमें x1 x2 गुड्स है, राइट, और मेरा यूटिलिटी फंक्शन है दैट x1 प्लस x2 इज ऑलवेज इक्वल टू 20। नाउ ध्यान से देखो, अब या तो मैं 19 कप ऑफ टी ले लूं और 1 कप कॉफी का ले लूं, मेरी यूटिलिटी 20 आ जाएगी, या तो 1,19 ले लूं
तब भी मेरी यूटिलिटी 20 होगी। या तो मैं 10,10 भी ले सकता हूँ, तब भी मेरी यूटिलिटी क्या आएगी, 20 आएगी ना। कि 10 कप मैं कॉफी के ले लूं और 10 कप मैं टी के ले लूं, तब भी मेरी यूटिलिटी सेम आएगी। लेट अस सपोज कि मेरा 1:1 है, जो कांस्टेंट रेट है वो 1:1 है, राइट। चाहे मैं 1 कप कॉफी ले लूं, चाहे मैं 1 कप टी ले लूं, मेरी यूटिलिटी सेम रहेगी। 1 कप के बदले में 1 कप को रिप्लेस कर सकता हूं। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ 0 कप कॉफी कर लूं और 20 कप ही टी के ले लूं, तब भी मेरी यूटिलिटी सेम है। या मैं 20,0 कर लूं, कि जितने भी मैंने लिखे पॉइंट्स, इनमें मेरी यूटिलिटी सेम है, कांस्टेंट है। तो जब मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करूंगा, लेट अस सपोज कर ही लेते हैं ग्राफिकली प्लॉट, क्या ही है बड़ी दिक्कत। ग्राफिकली प्लॉट करके देख ही लेते हैं ना। देखो अब मैं जब इसका ग्राफ बनाऊंगा, सो लेट अस सपोज 10 तक लेते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 7 7 ठीक है, 8 9 10, यहाँ पे आया 10। सो देखो 10,10 10 यहाँ पे जाके 10,10 ये होगा कुछ 10,10, ऐसे कुछ लाइन जाएगी यहाँ से। ऐसे कुछ लाइन जाएगी, रुको मैं बना ही देता हूँ इसको। एक बड़ा ग्राफ बनाते हैं, देन ज़्यादा समझ आएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, क्लियर कट व्यू। मैं यहाँ पे कॉफी रख रहा हूँ और यहाँ पे टी रख रहा हूँ। देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 ठीक है। ऐसे 20 आ जाएगा यहाँ पे। सो 0,20 तो ऊपर जाके होगा, 0,20 तो ये होगा और 20,0 ये होगा। ये 0,20, ये 20,0 होगा। अब देखो 10,10 10 यहाँ है और ये यहाँ पे 10,10 यहाँ पे आ जाएगा। 10,10 यहाँ पे आ गया। ये पॉइंट क्या आया 10,10, ये एक पॉइंट क्या आया 0,20, ये एक पॉइंट क्या आया 20,0। अब देखो 1,19 1,19 इज 1,19 19 यहाँ जैसे को आएगा ना, यहाँ पे जैसे 1,19 और यहाँ पे 19,1 19,1 19 यहाँ पे आया ना कहीं, 19,1 1 तो यही है, 1 तो यही है, ये वाला आ जाएगा 19,1। अब जब मैं इन सभी पॉइंट्स का ऐसे मैच करूंगा तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, राइट। ये थोड़ा ग्राफिकली अगर तुम देखो ऐसे आएगा, ये एक लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। नाउ मतलब यहाँ पे मेरी यूटिलिटी क्या है, सेम है। हर पॉइंट पे मेरी यूटिलिटी सेम है, ठीक है। अब
अगर मैंने यूटिलिटी को इंक्रीज किया बाय सम यूनिट, मतलब मैंने अपने कॉफी और टी का कंजम्पशन इंक्रीज किया, राइट। जब मैं यूटिलिटी इंक्रीज करूंगा सो मतलब समझो यहाँ पे मैं 20 यूटिलिटी में 20 थी, समझो मेरी यूटिलिटी इंक्रीज होकर होगी 30 समवेयर ऊपर जाके जाके होगा ना। सो मतलब मैं इतनी यूटिलिटी कर लूंगा, नहीं फिर ऐसे होगा, फिर वो उस यूटिलिटी वाली लाइन पे क्या होगा, उस यूटिलिटी वाली लाइन पे मेरी यूटिलिटी क्या होगी, 30 होगी, राइट। कुछ मैं अपना कंजम्पशन बंडल चेंज कर, सॉरी यूटिलिटी फंक्शन ऐसा लिख दूं कि यूटिलिटी फंक्शन है x प्लस वाई, और वेयर x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, मतलब मेरी यूटिलिटी क्या रहनी चाहिए, 30 रहनी चाहिए। सो वो थोड़ा आगे को जाके होएगा ना, सो मेरी डायरेक्शन ऑफ इंडिफरेंट कब इधर को रहेगी। ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। इन अवर नेक्स्ट क्लास हम सब्स्टिट्यूट गुड्स से ही स्टार्ट करेंगे दोबारा, बिकॉज अब तो टाइम हो गया, ठीक है। इन अवर नेक्स्ट क्लास हम अपनी सब्स्टिट्यूट गुड्स से ही स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, क्योंकि अभी टाइम हो गया है क्लास ऑफ करने का। तो नेक्स्ट क्लास में हम सब्स्टिट्यूट गुड्स को और डीप में करेंगे, और एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स को, देन और एक और टाइप की गुड्स करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।